दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तगड़े तरीके से चाइना के अंदर होती थी। मतलब कोविड से पहले ये सब हुआ करती थी, लेकिन कोविड के बाद में जो भी एप्पल मैन्युफैक्चरर्स ने देखा कि भैया हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर मूव होना चालू हो गए। जिसके बाद में चाइना को लगने लगा कि भैया ये तो अब धोखेबाजी सी कर रहे हैं हमारे साथ में। एक वक्त में ये सिर्फ हमारे पर ही पूरी तरीके से रिलाई करते थे, लेकिन अब देखो ये दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी जा रहे हैं, जैसे कि वियतनाम के अंदर जा रहे हैं, इंडिया के अंदर जा रहे हैं। वो बात इनको हजम इतनी नहीं हुई कि उसके बाद में अब इन्होंने ये तय किया है कि एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना के अंदर, उसका एक्सपेंशन अब हमको वहीं पर रोकना पड़ेगा, जितना है उतना ही रहने देना पड़ेगा। तो यहाँ पर खबर कुछ यही है कि भैया आईफोन के एक्सपेंशन को बैन कर दिया गया है चाइना के अंदर। कई सारी स्टेट बैंक फर्म ने आईफोन को छोड़ने तक का कह दिया है कि वहाँ के वर्कर आईफोन का यूज़ भी नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी अब फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहने लग चुके हैं, क्योंकि ये अब खुद के ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, खुद की ही डोमेस्टिक चिप यूज़ करते हैं। इन्होंने देख लिया दूसरी कंट्री पे रिलाई करने का नतीजा कि आज इनके पास में सेमीकंडक्टर की जो एडवांस चिप है वो नहीं है, जिसकी वजह से इनको खुद ही डेवलप करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि चाइना के लोग भी ऐसा लग रहा है कि शायद सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि आईफोन 15 सीरीज की बिक्री वहाँ पर उतनी ज़्यादा हो नहीं पाई है। यहाँ तक कि प्राइस भी घटाकर बेचने की कोशिश की गई है, तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है आईफोन 15 सीरीज़ ने बजाय 14 के, क्योंकि 14 सीरीज़ काफ़ी अच्छी चली थी, लेकिन 15 शायद उतना कमाल कर नहीं पाई। और ऊपर से एप्पल वाले भी खुद ब खुद भाग रहे हैं चाइना से दूर। तो अब इन्होंने भी कह दिया कि भैया तुम क्या भाग रहे हो, हम खुद तुम्हें बॉयकॉट सा कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सपेंशन रोक दिया गया। दोस्तों बहुत से कंप्यूटर चलाने वाले लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं कि हमसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता, लेकिन स्कैमर उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल बेंगलुरु के एक रेजिडेंट जो कि वहाँ का टेकी था, कंप्यूटर इंजीनियर था और वहाँ पे अच्छी खासी जॉब थी इसकी, ये OLX पे एक ऐड डाल देता है अपने डबल बेड की कि भैया मुझे अपना ये बेड बेचना है, वो भी पूरे 15,000 रुपये में। जिसके बाद में एक स्कैमर इनको कॉल लगाता है, नंबर शेयर हो जाता है। जब ये बातचीत करते हैं एक दूसरे से, थोड़ी बहुत जो बातचीत होती है चैट के अंदर, तो वहाँ पर नंबर शेयर हो जाते हैं। जिसके बाद में स्कैमर इनको कॉल करके कहता है कि भाई मुझे आपका बेड पसंद आया, फोटो मैंने सारी देख ली है, तो हर एंगल से आपका बेड मुझे पसंद है, तो मैं आपको पूरे 15,000 रुपये दे देता हूँ इस बेड के। लेकिन क्या है, मैं आपको पेमेंट ऑनलाइन कर देता हूँ, बाद में आके मैं बेड ले जाऊँगा। तो बंदा कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जिसके बाद में वो बंदा देता है अपना UPI ID कि इसमें मुझे आप 15,000 रुपये दे दो। अब यहाँ पर ये कहता है कि यार ये UPI ID काम तो कर नहीं रही, ऐसा करो आप मुझको ना 5 रुपये सेंड कर दो। मतलब जो सेलर है उससे कहता है कि आप मुझे पैसे दे दो 5 रुपये, फिर मैं उसी UPI ID के थ्रू ना फिर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ये 5 रुपये भेज देता है। जिसके बाद में स्कैमर इनको 10 रुपये भेज देता है कि हाँ भाई कन्फर्मेशन हो गया ना। तो उसके बाद में कहता है कि अच्छा ऐसा करो, अब आप मुझे 20 रुपये भेजो, मैं एक और बार चेक कर लेता हूँ। इसके बाद में 20 रुपये भेजते हैं, तो वो 40 रुपये उधर से भेज देता है। जिसके बाद में कहता है अच्छा ऐसा करो आप 1000 रुपये भेजो। ऐसे करते करते 5,000 तक पहुँच जाता है कि 5,000 रुपये भेज दो और मैं आपको 10,000 भेजता हूँ। जिसके बाद में ये कहता है जो स्कैमर कि भाई इस तरीके से ही जा रहे हैं आपके पास में पैसे, मतलब मैं अगर खुद से भेजना चाह रहा हूँ ना तो वैसे नहीं जा रहे, तो आप ऐसा करो 7,500 रुपये मुझे भेज दो, मैं आपको 15,000 रुपये भेज देता हूँ। तो जिसके बाद में वो 7,500 रुपये भेजते हैं, ये इधर से 15,000 रुपये भेजते हैं। वो कहता है कि यार 7,500 रुपये तो अब भी रहते हैं। तो ये कहता है कि अच्छा ठीक है, अब थोड़े और पैसे बढ़ा के भेजे जाते हैं। तो एक्सीडेंटली स्कैमर कहता है कि मैंने 30,000 रुपये आपके अकाउंट में भेज दिए, तो जरा देखो। वो कहता है हाँ हाँ आपने 30,000 रुपये भेज तो दिए। जिसके बाद में कहता है अच्छा ऐसा करो आपको ना मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप मुझे भेज देना, जो IMPS है ना वो कर देना मुझे, क्योंकि ना इनकम टैक्स वगैरह का चक्कर होता है तो मुझे दूसरे अकाउंट में चाहिए होता है। तो आप सीधा ना IMPS कर देना मुझे, जो इंस्टेंटली मेरे जो 30,000 रुपये एक्सीडेंटली आपकी तरफ चले गए वो वापस आ जाएंगे। अब इसको लिंक में वो एक फेक पेज भेज देते हैं, जो एक फिशिंग वाला पेज होता है, जिसके अंदर वो अपने बैंक की सारी डिटेल डाल देता है। इसके बाद में इनके लाखों रुपए निकल जाते हैं। वो कहता है यार मेरे तो लाखों रुपए निकल गए भाई, अब बताओ मैं क्या करूँ। स्कैमर उधर से कहता है अरे लाखों रुपए निकल गए, वो मेरे अकाउंट में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, आपको मैं दूसरा अकाउंट दे रहा हूँ। ऐसा करो आपके कितने रुपए निकले हैं, आपके बस 10 लाख रुपए ही निकले ना, तो ऐसा करना ना मैं आपको दे देता हूँ वो 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा यार पैसे वैसे नहीं जा पा रहे, अब वैसे ही जाएंगे पैसे, जैसे 5 रुपए भेजे थे मैंने 10 रुपए भेजे थे, तो आप ऐसा करो आप ना 10 लाख रुपए मुझे भेजो। अब ये 10 लाख रुपए भेज देता है उस स्कैमर को। जिसके बाद में स्कैमर इधर से कहता है कि यार मैं भेज नहीं पा रहा, ऐसा करो अब आप 15 लाख रुपए भेज के देखना। 15 लाख रुपए भी ये भेज देता है उसके अकाउंट में। जिसके बाद में वो कहता है यार 30 लाख रुपए तो जा ही नहीं पा रहे, आप ऐसा करो थोड़े और लाख रुपए भेज दो मुझे। और ऐसा करते करते पूरे 68 लाख रुपए ये स्कैमर को अपनी ही खुशी खुशी दे देते हैं, इस चक्कर में कि भैया मैं इसको 10 दूंगा तो वो मुझे 20 देगा, इस तरीके से मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। तो उस तरीके से पैसे वापस तो आए नहीं, पूरे 68 लाख रुपए ये चुकाकर बाज आ गए। मतलब
कंप्यूटर इंजीनियर बताते हैं वैसे तो अपने आप को, और ऐसे स्कैमर के चक्कर में पड़ गए जो कि मुश्किल से शायद 12वीं पास किया होगा। दोस्तों, जापान के कोस्टल एरिया के अंदर लाखों डेड फिश आ चुकी हैं अपने आप ही बहती हुई। ये कैसे आई हैं किसी को मालूम नहीं है, ये कैसे मरी हैं किसी को मालूम नहीं है, क्या रीजन रहा होगा किसी को मालूम नहीं है। तो सब कुछ अननोन है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको याद हो, रशिया चाइना ने पहले ही सी फूड लेना बंद कर दिया था जापान से, मतलब कि मछली वछली कुछ भी नहीं ले रहे थे जापान से, जब से जापान ने अपना फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंटेमिनेटेड वाटर समुद्र के अंदर डाला था। तो उन्होंने पहले ही अपना डर जाहिर कर दिया था कि इससे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होएगी, कि मछलियों पे कुछ बुरा असर होगा या फिर जानवरों के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी, तो भैया उनको हम नहीं खाने वाले। तो उन्होंने जैसे ये खबर सुनी थी तो इन्होंने इनसे ये फ़िश वगैरह लेनी ही बंद कर दी थी। और अब ये देखने को मिल रहा है कि भैया जापान के कोस्टल एरिया में लाखों डेड फिश अपने आप ही बहती हुई आ गई हैं। हालांकि जापान ने सारे ये क्लेम डिनाई कर दिए हैं कि नहीं भाई, फुकुशिमा वाटर प्लांट से जो भी पानी हमने छोड़ा था उससे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि शी जिनपिंग को इन्होंने नहाते हुए देख लिया हो, जिसकी वजह से डूब के मर गई।